ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, फिर सीधा एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। हिंद महासागर में भारत चीन के बीच जबरदस्त टक्कर। मालदीव पहुंच रहा ड्रैगन का स्पाई शिप। श्रीलंका पहुंची भारत की सबमरीन करंज। जमीन के बाद ब्लू वाटर में होने जा रही है जंग। बड़ा सवाल, हिंद महासागर में भारत चीन के बीच टक्कर। मालदीव पहुंच रहा है ड्रैगन का स्पाई शिप। श्रीलंका पहुंची भारत की सबमरीन करंज। जमीन के बाद ब्लू वाटर। चीन अपनी लुक साउथ पॉलिसी पर कर रहा फोकस। चीन की श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश में मोर्चेबंदी तेज हो चुकी है। मालदीव की सरकार ने भारत के खिलाफ खुला मोर्चा खोल रखा है। मालदीव में चीन ने तैनात किए अपने जासूसी जहाज। जल क्षेत्र में घुसने से बड़ा भारत के लिए नया खतरा। चीन कर रहा बांग्लादेश में पनडुब्बी भेजने की तैयारी। बंगाल की खाड़ी में दबदबा बनाने के लिए बनाया बांग्लादेश में कॉक्स बाजार में बेस का उद्घाटन 2023 में पीएम शेख हसीना ने किया। चीन की नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी ने लिया था भाग। चीन ने बांग्लादेश नौसेना को 2 पनडुब्बियां भी दी हैं। भारत ने श्रीलंका में चीन को अब बड़ा झटका दिया है। चीनी पनडुब्बियों को डॉकिंग करने से मना कर दिया गया है। चलिए एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। शाह मात का खेल इस वक्त चल रहा है। मेजर जनरल AK श्रीवास्तव सर, आपके पास मैं आऊंगा एक सवाल के साथ। जो ग्राफिक्स के जरिए भी हमने जानकारी देने की कोशिश दर्शकों को की, वो यही है कि इस वक्त हिंद प्रशांत महासागर में शाहमात का खेल चल रहा है। अगर चीन का स्पाई शिप माले की तरफ बढ़ रहा है तो भारत की पनडुब्बी करंज श्रीलंका ऑलरेडी पहुंच चुकी है। क्या आने वाले वक्त में एक ब्लू वाटर के अंदर हम एक बड़ा घमासान देखने जा रहे हैं, जिस प्रकार से चीन लगातार ब्लू वाटर के अंदर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है? सर ट्रेड जाता है जी, और वहां से सप्लाई चेन जारी है। और मालदीव जो है वो सेंटर में बैठा है इंडियन ओशन के। इसलिए सच्चाई ये है कि जो भी कंट्रोल करेगा इंडियन ओशन को, वही अगले आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा। और इसीलिए जो चीन है अब उसका फोकस इंडियन ओशन की तरफ है। यूं तो चीन की नेवी सबसे बड़ी होगी वर्ल्ड में, शिप ज्यादा है, मगर क्वालिटी ऑफ शिप और उसकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका अभी भी बहुत कमजोर है, वो अमेरिका के अगर कंपेयर करो। मगर ये सच्चाई है कि वो अब बढ़ाता जा रहा है। उसने 2 बातें की हैं। एक तो एयरक्राफ्ट कैरियर भेजेगा वो आने वाले समय में, और न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो है उसकी काफी आ रही है। जो अभी ये सर्वे शिप भेज रहा है उसका मकसद ही ये है कि आने वाले अगले 15-20 साल के लिए वो स्पाई भी करे और सर्वे कर ले पूरे इलाके का, जिससे उसकी आने वाले टाइम में शिप्स और सबमरीन इस इंडियन ओशन के अंदर ऑपरेट कर पाए। और वही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रखो, जैसा आप बता रहे थे कि उसने भारत को तो घेरने की पूरी कोशिश की हुई है। देखो म्यांमार में मैंने बताया था कुआ कप्पू पोर्ट है, बहुत डीप पोर्ट। उसके बाद कोको आइलैंड्स है। उसके बाद आपके चिटागोंग में अभी आप बता रहे हो, कॉक्स बाजार में भी जो बांग्लादेश में। इसके बाद हमन टोटा श्रीलंका में, मालदीव के 2 आइलैंड, जिबूटी में उसने जो लीज पे लिया हुआ है एक मिलिट्री बेस ईस्ट अफ्रीका में, इसी प्रकार से ग्वादा। तो वो अपना फैलाव करता जा रहा है। उसे मालूम है इंडियन ओशन जो है यहां पर दबदबा जिसका रहेगा वो वर्ल्ड में कंट्रोल करेगा। और ये भारत को भी बड़ी बात मालूम है। और भारत ने अपनी जो नेवी है उसकी
जो एक प्रकार से सक्षमता है वो बढ़ा दी है। और हमने आज की तारीख में वाकई हम भी ब्लू वाटर नेवी बने हैं, जिस प्रकार से न्यूक्लियर पावर सबमरीन की तरफ जा रहे हैं, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ जा रहे हैं। नेवी के अंदर एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं थ्रेट इन बीइंग। इसका मतलब अगर आपके पास बहुत बड़ी नेवी है, उसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, वो वैसे ही थ्रेट है दुश्मन के लिए। और यही मुझे लगता है चीन करने की कोशिश कर रहा है, पर इसको बहुत अच्छी तरीके से भारत काउंटर करे, अकेला ही नहीं बल्कि क्वाड का मेंबर बनके, जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ, जिसमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर और मेंटेनिंग टेरिटोरियल एंड इंटीग्रेटेड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग माइनर एंड आइलैंड नेशन इन इंडोनेशिया। तो इसका मतलब ये है सच्चाई राजेश, आने वाले समय में जो इंडियन ओशन की अहमियत बढ़ती जाएगी, और इसलिए भारत पूरे जोरों से अपना जो दबदबा इसमें बनाना है। आज की तारीख में हम इस इलाके के अंदर फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। उसकी वजह यह है कि भारत के अंदर इतनी क्षमता और काबिलियत है भारत की नेवी में कि यहां पर ऑपरेट कर सकती है, और सबसे पहले जाके ऑपरेट करके जो भी कार्रवाई होती है उस पर एक्शन लेती है। और अब जिस प्रकार से हम क्वाड का मेंबर बनते हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में चीन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। चीन को मालूम है जो उसका मलक्का स्टेट है वहां ब्लॉक है, वहां पर उसका जो ट्रेड को अगर हमने ब्लॉक कर दिया तो उसके पास 40 से 50 दिन से ज्यादा ऑयल नहीं है, और इसी को नलिफाई करने के लिए वो आगे कार्रवाई कर रहा है, और इसका हमें ध्यान देना पड़ेगा आने वाले टाइम में। रजेश, ठीक है सर। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, कुछ और अहम सवाल जिनका जवाब जानना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। बांग्लादेश के बीच में बात आई सर, 2 सबमरीन की बात आई, समझना चाहूंगा, आप प्लीज समझाइएगा कि आखिरकार बांग्लादेश को इन सबमरीन की जरूरत क्यों पड़ी, और चीन उसकी मेंटेनेंस के लिए अब खबर आ रहा है कि अपनी एक सबमरीन भेज रहा है, यानी कि बंगाल की खाड़ी का अच्छे से जायजा ले लिया जाए ताकि आने वाले वक्त में उसका इस्तेमाल किया जाए। दूसरी चीज सर, जो एक और अहम पहलू है, अभी तक हम देखते थे एयरफोर्स की तैनाती हो या थल सेना की तैनाती हो, वो LAC या LOC पर ज्यादा थी। क्या अब आने वाले वक्त में हमें अपने समुद्री तटों के आसपास भी एयरफोर्स और आर्मी को उस लिहाज से ढालना होगा कि ब्लू वाटर वॉर नजदीक है? जी हाँ राजेश, पहली चीज तो बांग्लादेश, हिस्टोरिकली जब बांग्लादेश आजाद हुआ था 1971 में, तब तक वहां पर ईस्ट पाकिस्तान था जी। और हिस्टोरिकली ईस्ट पाकिस्तान जब था तो उनकी नेवी में वो कुछ एसेट्स मेंटेन करते थे। अब जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो उसी तर्ज पर वो अपनी नेवी को मेंटेन कर रहे हैं और अपनी एयरफोर्स और आर्मी को भी मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, ये सवाल हमेशा हायर डिफेंस मैनेजमेंट में पूछा जाता है कि बांग्लादेश ने अपनी आर्मी का इस्तेमाल किसके विरुद्ध करना है। हम 3 तरफ से ही बांग्लादेश के पड़ोसी हैं। बांग्लादेश ने अपनी एयरफोर्स में उनके जो फाइटर विमान है उसका इस्तेमाल कहाँ करना है। भारत 3 तरफ से ही बांग्लादेश का दोस्त है, बॉर्डर कॉमन है, लेकिन उनका ट्रेडिशन है तो उन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ है जी। अपनी नेवी में उन्होंने शिप्स, कवरेट्स, अब फ्रिगेट ज्वाइन कर रहे हैं। 2 सबमरीन चीन उनको मेंटेन करने में मदद कर रहा है। उनकी एयरफोर्स को भी चीन जो है फाइटर विमान देता रहता है, तो हमें इससे कोई चिंता नहीं है। ये बांग्लादेश का एक अंदरूनी मामला है। जहां तक विदेश मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय की बात है, भारत का विदेश मंत्रालय और हमारा रक्षा मंत्रालय बांग्लादेश के साथ बहुत ही फ्रेंडली टर्म्स एंड कंडीशंस पर है। हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स बांग्लादेश की आर्मी नेवी एयरफोर्स के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज करती है। हमारे ऑफिसर्स वहां पर जाकर बांग्लादेश में ट्रेनिंग करते हैं, बांग्लादेश के ऑफिसर्स इंडिया में आके ट्रेनिंग करते हैं, हमारे यहाँ वेलिंगटन में स्टाफ कॉलेज अटेंड करते हैं, तो हमें कोई चिंता नहीं। हाँ, आपका जो दूसरा सवाल था वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब भारत को ना सिर्फ पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन, वरन अब दक्षिण की तरफ भी देखना पड़ेगा जी। ये भारत की स्ट्रेटेजिक रीच का एक नया चैलेंज है। इसके तहत हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी में इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का दबदबा होना चाहिए। इंडियन आर्मी की भी मदद लेंगे। तो पहल जो है अंडमान निकोबार में ट्राई सर्विस कमांड बनाकर ऑलरेडी कर ली गई है। ओके। अंडमान निकोबार में ट्राई सर्विस कमांड जो है वहां पर इंडियन आर्मी का बहुत मजबूत
एक हमने जमावड़ा रखा हुआ है। इंडियन नेवी ने अपनी फ्लीट के बेहतरीन फ्रिगेट्स को वहां रखा हुआ है। एयरफोर्स ने भी अपनी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और फाइटर विमान का एक दस्ता वहां सेट किया हुआ है। यानी जहां तक मलाक्का स्ट्रेट है या जहां तक बे ऑफ बंगाल है, जैसे हम बात कर रहे थे अभी बर्मा में कोको आइलैंड है या कॉक्स बाजार में चीन अपनी पैंठ बढ़ा रहा है, इन सब के ऊपर अंडमान निकोबार में जो ट्राई सर्विस कमांड है हम मजबूती से पकड़ बनाए हुए हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। ओके। एक तीसरी चीज एक है कि हिंद महासागर में कंट्रोल जो है उसको करने के लिए इंडियन एयरफोर्स तैयार हो रही है। इंडियन एयरफोर्स डेडिकेटेड फाइटर स्क्वाड्रन इंडियन नेवी के साथ ऑपरेट करेगी, ताकि पश्चिमी सीमा पर रहेगा, बम्बई पुणे के आसपास डिप्लॉय होगा, कोचीन के आसपास डिप्लॉय रहेगा, वो अरेबियन सी में 2000-3000 किलोमीटर तक जाकर, हमारे पास सुखोई 30 है, ब्रह्मोस मिसाइल हम उस पर इंटीग्रेट कर चुके हैं जी, तो हम जाकर वहां पर लॉन्च कर सकते हैं। इसी तरह से दक्षिण में हिंद महासागर में श्रीलंका के बॉर्डर के पास या केरल या तमिल, मैं बेस का नाम ले ही लेता हूं, केरल में बनेगा और तमिलनाडु में बन रहा है, जहां से वो लॉन्च हो जाएंगे। दक्षिण में हिंद महासागर में हमारे सुखोई 30 2000 किलोमीटर जा सकते हैं और ब्रह्मोस 450 किलोमीटर और फायर कर सकता है, यानी 2500 किलोमीटर हिंद महासागर में हम तो कंट्रोल रख सकते हैं। ठीक है जी राजेश, मुझे लगता है एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि भारत को लड़ने के लिए साउथ चाइना सी में या ईस्ट चाइना सी में नहीं जाना है, चीन को इधर आना है और जब आएगा तो बढ़त हमारे हाथों में ही रहेगी। लेकिन संजीव जी, एक अलग पॉइंट और जिस पे बात मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सफाई से जवाब दे पाएंगे कि शेख हसीना को बुलाया गया है, बीजिंग की यात्रा पर प्रधानमंत्री अभी चुनकर आई हैं, किसी देश की यात्रा नहीं की है और शेख हसीना के लिए रेड कारपेट बिछाने के लिए बीजिंग तैयार है। मेरा पॉइंट यह है कि बांग्लादेश के पास पनडुब्बियां हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब बीजिंग से उन पनडुब्बियों की मेंटेनेंस करने के लिए एक पनडुब्बी आएगी, मुझे वहां पर जो है शक होता है, बांग्लादेश के ऊपर भी और चीन के ऊपर भी। आज मुइजू जो है वो अपने पार्लियामेंट के अंदर खुशियां होकर खाली पार्लियामेंट के अंदर तालियां बजा रहे थे कि देखिए हमने जो इंडिया आउट कहा था, इंडिया आउट कर दिया है, मई महीने तक भारत अपने सैनिकों को निकाल लेगा। तो अहम पड़ोसी दोनों में बढ़ती चीन की मौजूदगी किस लिहाज से देखी जाए? बांग्लादेश की जो एक बार फिर से नई सरकार बनी है और शेख हसीना की सरकार, वो कहाँ यात्रा करती है, कहाँ यात्रा नहीं करती है, उसका डिसीजन लेना उसका आंतरिक मामला है, उसका वो सॉवरेन राइट है। लेकिन जाहिर है कि चाइना इस तरीके के जो ल्योरमेंट्स है वो करता है, वो समय समय पर अपने जो भारत को घेरने की रणनीति के तहत वो इस तरीके की जो चालों को चलता है कि जिसके की माध्यम से जो भारत के जो छोटे पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके अंदर उसका प्रभाव बढ़े, और इसी प्रभाव को बढ़ाने की प्रक्रिया में उसने चाइना को जो पनडुब्बियों की बात हो, अन्य जो एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात हो, उसको लगातार दिया है। और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि चाइना बांग्लादेश के माध्यम से और म्यांमार के माध्यम से वो बे ऑफ बंगाल में अपनी जो पकड़ है, अपनी जो रीच है, अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, साजिशें रच रहा है। और लेकिन भारत की उस पर पूरी नजर है। भारत ये जानता है कि चाइना की जो गतिविधियां हैं वो भारत को घेरने की है, भारत को दबाव में रखने की है। लेकिन भारत भी जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम प्रोएक्टिव तरीके से पड़ोसियों के साथ एंगेज करते हैं। रादर हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है जी। और बांग्लादेश हो या म्यांमार हो या पूरे जो बे ऑफ बंगाल का रीजन हो या उसके माध्यम से जो पैसिफिक ओशन तक जो रीच है उसको बढ़ाने के लिए हमने बिम्स्टेक को फिर से एक बार रिवाइव किया है। बिम्स्टेक को रिवाइव करने के पीछे ये बे ऑफ बंगाल का जो पूरा जो क्षेत्र है उसको उसमें उसके माध्यम से इस पूरे क्षेत्र पर एक अपने प्रभाव को बना के रखने का और उन राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को बनाने का था। साथ ही साथ इसके माध्यम से पाकिस्तान जैसा एक ट्रबल मेकर जो राष्ट्र है, जो टेररिस्ट एंटिटी है, उसको जो है बाहर भी रखने का एक प्रयास किया गया। तो ये जाहिर है कि भारत चाहे वो बायलैटरल इनिशिएटिव्स के माध्यम से हो, अभी आप देखिए तो म्यांमार की सरकार के साथ, मिलिट्री जुंटा के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, हमने अपने संबंधों को मेंटेन करके रखा है।
भले से ही वहां पर कोई भी ट्रबल हो अंदर, वहां पर कोई भी वर्तमान समय में जो स्थितियां हों, उसके बावजूद भी भारत ने म्यांमार के साथ एक बेहतर संबंध को बना के रखा है। एक संतुलित नीति के साथ हम चल रहे हैं। बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार के साथ हमारे बड़े ही प्रगाढ़ और गहरे संबंध है, और मेरा ऐसा मानना है कि भारत का जितना गहरा प्रभाव बांग्लादेश में है, बांग्लादेश की वर्तमान में शेख हसीना की सरकार से है के साथ है, और ऐसे में बांग्लादेश कोई भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा कि जो कि भारत के स्ट्रेटेजिक हितों के लिए खतरा पैदा करे। और भारत यदि बांग्लादेश के साथ किसी भी तरीके की चाइना की पनडुब्बियों की विजिट्स के माध्यम से या अन्य माध्यमों से अगर कोई कंसर्न भारत रेज करता है, तो मेरा मानना है कि बांग्लादेश उसका गहरा संज्ञान लेगा और बांग्लादेश भारत की चिंताओं को एड्रेस करेगा। और अभी आप देखिए तो श्रीलंका को हमने चाइना की जो वेसल्स की विजिट को लेकर के हमने अपने कंसर्न्स को रेज किया था, और अब श्रीलंका ने उसको 1 वर्ष तक के लिए उसको रोक दिया है। इस तरीके की जो सो कॉल्ड जो हाइड्रोग्राफिक रिसर्च वगैरह के माध्यम से जो स्पाइंग होती थी, उसको अब श्रीलंका ने रोका है। मालदीव्स के साथ मैं आशा करता हूं, वर्तमान की सरकार तो थोड़ा एक अलग रुख रखती है, लेकिन जब वहां पर आने वाले समय में जो स्थितियां बदलेंगी, राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा, तो वहां की सरकार भी चाइना को लेकर के अलर्ट होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत प्रोएक्टिव तरीके से चाइना की गतिविधियों पर चाइना को काउंटर करेगा। चलिए, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा सर, माफी चाहूंगा। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के पार बात फिर चीन की ही कि वाकई में क्या चीन इतनी बड़ी ताकत है, या फिर चीन का एक हवा खड़ा किया जा रहा है, और शी जिनपिंग के सामने भी कई चुनौतियां हैं। क्या उन चुनौतियों को शी जिनपिंग पार पा पाएंगे? उसके बाद ही तो वो हिंद प्रशांत महासागर में आ पाएंगे। पहले ब्रेक, फिर इसी पर चर्चा की बड़ी खबर पर फिर सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। लाल सागर को लेकर असमंजस में शी जिनपिंग, ईरान की मदद करें या फिर चीन को संभालें जिनपिंग, गिरती अर्थव्यवस्था, सैन्य भ्रष्टाचार से डरे जिनपिंग, चीन की खामोशी देख ढीले पड़े ईरान के तेवर। बड़ी खबर आपको बता दें, लाल सागर को लेकर असमंजस में शी जिनपिंग, ईरान की मदद करें या फिर से या चीन को संभालें, गिरती अर्थव्यवस्था, सैन्य भ्रष्टाचार से डरे जिनपिंग, चीन की खामोशी देख ढीले पड़ने लगे ईरान के तेवर। लाल सागर को लेकर असमंजस में शी जिनपिंग, ईरान की मदद करें या फिर चीन को संभालें, गिरती अर्थव्यवस्था, सैन्य भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा इस वक्त चीन के अंदर। जल्दी से ग्राफिक्स, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास। जिनपिंग के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। ईरान की खुलकर मदद कैसे करेगा चीन? अमेरिका यूरोप के प्रतिबंधों का डर है। चीन की गिरती अर्थव्यवस्था से भी जिनपिंग डरे हुए हैं। ये प्रतिबंध लग जाएं तो ये अर्थव्यवस्था और चौपट हो जाए। अमेरिका यूरोप के प्रतिबंध बिगाड़ देंगे स्वाद। सेना में फैले भ्रष्टाचार से भी जिनपिंग परेशान। 9 टॉप कमांडर्स ने खोली भ्रष्टाचार की पोल। पीएलए के पास अच्छे पायलट और अच्छे सैनिकों की कमी है। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री को हटाने के बाद शी जिनपिंग खुद सवालों के कटघरे में है। ईरानी ठिकानों पर हमले के बाद शी जिनपिंग की खामोशी ये बता रही है कि कोई बड़ी भूमिका शी जिनपिंग जो है वो अदा करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कई सवाल हैं। मेजर जनरल एके श्रीवास्तव सर, कई सवाल हैं। शी जिनपिंग कई परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं। गिरती अर्थव्यवस्था है, जो टॉप कमांडर्स हैं वो भ्रष्टाचार में शामिल हैं। मिसाइलों के अंदर कहा जाता है कि पानी भरा हुआ है, यानी कि मिसाइलें खोखली हैं। इसका जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल और मेरा बड़ा अहम सर, जो जानना बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शी जिनपिंग की जो हथियार है या शी जिनपिंग के पास जो फौज है वो खोखली है। उसने 1979 के बाद वॉर नहीं देखा है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं सर कि जिस प्रकार से TB2 ड्रोन की ताकत अजरबैजान अर्मीनिया जंग से पहले किसी ने नहीं देखी थी, जिस प्रकार से शाहपार ड्रोन की ताकत रूस यूक्रेन जंग से पहले किसी ने नहीं देखी थी, उस प्रकार से चीन के हथियारों को अंडर एस्टिमेट करना एक बड़ी गलती हो सकता है। सर हाँ बिल्कुल, देखो राजेश, इस पर कोई शक नहीं कि चीन एक अभी भी बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है और इकोनॉमिक पावर है।
हाँ इंटरनली उसकी कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, और सप्लाई चेन भी वहां से काफी शिफ्ट हो गई हैं। कुछ वियतनाम में गई है, कोई इंडोनेशिया में, भारत में भी आई है। इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, करप्शन बहुत बढ़ गई है। तो ऐसे में शी जिनपिंग के आगे जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम है वो काफी है। मगर चीन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जब तक बात आती है लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश भारत की, तो हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो चीन कमजोर है। 1979 के बाद वो वियतनाम से लड़ा था लास्ट बार, और वहां भी मुंह की खानी पड़ी थी, तो वो मुझे लगता नहीं है भारत से लड़ पाएगा। इसमें हम बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। चीन एक बहुत ही एग्रेसिव है। लद्दाख से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने हथियार, साइबर वारफेयर, स्पेस वारफेयर वो तैयारी कर रहा है। अब बात आती है कि वो ईरान के ऊपर। हाँ, यह सच्चाई है कि चीन एक बहुत चालाक देश है। वो ओपनली उसने रूस की भी हेल्प नहीं की, क्योंकि उसको पता है कि अमेरिका और यूरोप उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएगा तो उसकी इकोनॉमी डिगमिगा जाएगी। तो उसने नहीं की, जबकि ईरान ने और नॉर्थ कोरिया ने रूस की मदद की। इसी प्रकार से जो चीन है वो खुल के नहीं आएगा ईरान की हेल्प करने के लिए, कुछ डर है इकोनॉमिक सैंक्शन का। इसी प्रकार से अब ईरान भी नहीं चाहता कि कहीं अमेरिका से डायरेक्ट उलझे, तो और ना अमेरिका चाहता, इसीलिए वो डायरेक्ट ईरान पे हमला नहीं कर रहा। उसके जो एक प्रकार से भरोसे देने वाले जो रेबल ग्रुप हैं, मिलिटेंट ग्रुप, उन पे ही हमला कर। तो मुझे लगता है कि इसको इस नजरिए से देखना चाहिए। चीन की डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, मगर इसका कतई मतलब नहीं वो कमजोर है। और चीन जो इंडियन ओशन में, स्पेशली रेड सी में, बड़े सोच समझ के चलेगा, वही कार्रवाई करेगा जो उसके हित में है। और ईरान भी कोई डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ना चाहता अमेरिका से, और अमेरिका भी डायरेक्ट ईरान से लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। तो मुझे लगता नहीं कि ये लड़ाई फैलने के ज्यादा चांसेस हैं। जो मिलिशिया ग्रुप हैं, चाहे वो इराक में हो, सीरिया में हो, उस पे हमले होते रहेंगे। यमन के जो होती रेबल है उन पे हमले होते रहेंगे, मगर वैसे लड़ाई ज्यादा फैलने के चांसेस बड़े कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि ना चीन लड़ना चाहता, ना ईरान लड़ना चाहता, ना अमेरिका लड़ना चाहता। राजेश, ठीक। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, एक चीज और भी समझनी है। मैं चीन की ही बात कर रहा हूं। 2-3 पॉइंट मेरे जो चाहूंगा कि आप मुझे और मेरे दर्शकों को समझाएं, क्योंकि जब जब एक तानाशाह जो है वो कमजोर होने लगता है, वो अपनी ताकत दिखाने के लिए या तो अपनी आवाम को चुनता है या फिर अपने पड़ोसियों को निशाना बनाता है। और जिस प्रकार से ताइवान के साथ और भारत के साथ तनाव है, इसका इशारा साफ है कि शी जिनपिंग की जब जब अपनी सत्ता में पकड़ कमजोर होने लगेगी, वो या तो अपने नागरिकों को निशाना बनाएंगे या फिर इन दो पड़ोसी मुल्कों का रुख करेंगे। देवनाथ साहब। राजेश, चीन में शी जिनपिंग की सरकार बहुत मजबूती से बैठी हुई है जी। वो दूसरे बार तीसरे बार वो तो ये भी प्लान कर रहे हैं कि लाइफ लॉन्ग वो चीन के शासक बने रहें। जहां तक कम्युनिस्ट पार्टी चीन की है, उसने शी जिनपिंग को शायद अनचैलेंज्ड बादशाह बना लिया है। चीन की पोलिट ब्यूरो में भी शी जिनपिंग का दबदबा अभी तक बरकरार है। जो भी आर्मी का, पीएलए का बड़ा जनरल बनता है, अगर वो शी जिनपिंग को कुछ भी चैलेंज देने के काबिल बनता है जी, तो शी जिनपिंग तुरंत उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उसको दूर जंगल में अज्ञातवास में भेज देते हैं। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि चीन की जो अंदरूनी दिक्कतें हैं वो उसको कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। हाँ, चीन का अपने सारे पड़ोसी मुल्कों से जमीनी विवाद है, और तो और चीन का रशिया के साथ भी जो बॉर्डर है वो भी कहीं कहीं पर अनडिफाइंड है। लेकिन चीन ऐसी छोटी मोटी परेशानियों से परेशान नहीं होता है। उसको मालूम है कि 1949 तक उसे दुनिया में नंबर 2 ताकत क्लियरली बनना है जी। अमेरिका को पछाड़ने के लिए वो अगले 50 साल 100 साल में कोई भी कदम जो है पीछे नहीं हटाएगा। लेकिन चीन की सिर्फ एक ही कमजोरी है। चीन की कमजोरी ये है कि दुनिया भर के जितने समुंदर हैं वहां पर अमेरिका आसानी से पहुंच सकता है, जबकि दुनिया भर के समुद्रों में चीन आसानी से नहीं पहुंच सकता। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, चीन अगर हिंद महासागर में आने की कोशिश करे, अरब सागर में जाने की कोशिश करे, तो इंडिया उसको दबोच लेगा मलक्का में।
तो चीन की जो ये एक ज्योग्राफिकल कमजोरी है वो उससे उबर नहीं पा रहे हैं। तो चीन की नेवी कितनी भी बड़ी हो जाए, उनका 300 जहाज हैं, शिप्स उनके पास 400 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर 2 हैं, तीसरा बन के तैयार होने वाला है, लेकिन चीन की जो नेवी है वो क्लियरली ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के बाहर निकलकर दुनिया में और कहीं पर यूएस नेवी को चैलेंज देने के लायक नहीं है। ऐसा सोचना कि चीन की नेवी जाकर प्रशांत महासागर में अमेरिका नेवी को डुबा देगी, ये अभी तक अगले 50 साल में ऐसा होने की संभावना नहीं है। ठीक है सर, समय थोड़ा सा कम है, माफी चाहूंगा, सिर्फ 2 मिनट मेरे पास है। संजीव जी मैं आपके पास आ रहा हूं। संजीव जी, एक बात मैं अक्सर कहता हूं कि चीन का ऐसा कोई सका नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। रूस यूक्रेन का युद्ध करवा दिया, चुपचाप खामोशी से देखता रहा। पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, चुपचाप खामोशी से देखता रहा। ईरान को कहा कि तुम भिड़ जाओ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन जब अमेरिका दरवाजे पे पहुंचा तो अपनी चिटकनी बंद करके चुपचाप बगल में बैठ गया कि नहीं, मेरा यहां पे कोई लेना देना नहीं है। संजीव जी। जी बिल्कुल। देखिए, चाइना का जो पूरा व्यवहार होता है वो बेहद सेल्फ सेंट्रिक होता है और वो अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यहाँ तक कि आतंकियों के साथ वो कॉम्प्रोमाइज भी कर सकता है। आपने देखा कि चाइना जो है अपने जिनजियांग प्रोविंस में जो रेडिकलाइजेशन के इशू को जो है एड्रेस करने के लिए, उसके साथ डील करने के लिए अनेक आतंकियों को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डिफेंड करने का भी कार्य किया। और चाइना ने अब जाहिर है कि अफगानिस्तान में तालिबान की जो सरकार है उसको पूरी दुनिया अभी भी शक की नजर से देखती है, लेकिन चाइना वहां पर भी आगे बढ़ करके उसको एक रिकॉग्निशन देने के लिए बढ़ गया। तो ये जो चाइना का जो व्यवहार है वो अपने स्वार्थों को लेकर के इतना ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक होता है कि वो किसी भी मूल्यों की, किसी भी तरीके के नियम कानून की परवाह नहीं करता है। और जाहिर है कि चाइना का ये जो दोहरा चरित्र है वो हर जगह दिखाई देता है। अभी हम इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र की बात कर रहे थे। यही चाइना जब इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में आता है तो ये कहता है कि ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और अनेक तरीके के नियम कानूनों की बात करता है, लेकिन जब कोई शिप साउथ चाइना सी में जाता है तो वो ये कहता है कि आज टेरिटरी हमारी है, वहां पर वो इंटरनेशनल वाटर्स को नहीं मानता। और पूरे 35 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का जो साउथ चाइना सी का क्षेत्र है उस पर एक मोनोपोली, एक इंपेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ कार्य करते हुए एकाधिकार का दावा करता है। कोई इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने भी अगर कोई वर्डिक्ट दे दिया तो उसको भी वो रिजेक्ट कर देता है। तो ये चाइना का जो दोहरा चरित्र है, दोहरे मानदंड है, स्वार्थपरकता है, वो पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुकी है। और इसी वजह से चाइना को लेकर के एक अलर्ट की स्थिति रहती है। और विश्व के जो राष्ट्र हैं वो चाइना के द्वारा जो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर पे जो खतरे पैदा किए जा रहे हैं, चाइना जिस तरीके से लेकर चिंतित भी हैं। और उम्मीद संजीव जी ये भी की जानी चाहिए कि जल्द ही हमारे कुछ और पड़ोसियों को चीन का चाल चरित्र और चेहरा सामने आएगा, वो उसको समझेंगे। समय का थोड़ा सा अभाव है इसलिए माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल AK सिवास सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ। संजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। आज मैं अपने शो के चंद मिनट आपसे उस हथियार के ऊपर बात करने के लिए लूंगा जो हथियार भारतीय सेना में आज शामिल हुआ है। रुद्रम 2 की आज मैं बात करूंगा, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा क्योंकि अब यह भारतीय सेना का हिस्सा हो चुका है। बेहद घातक मिसाइल, एक ऐसी मिसाइल जिसकी काट जो है दुश्मन के पास नहीं है। क्या इसकी खासियत है वो मैं आपको बता दूं जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए। तो एक नया हथियार आज भारतीय सेना के जखीरे में शामिल रुद्रम 2 मिसाइल है। इसकी ताकत अगर हम देखें तो रुद्रम 2 मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। रुद्रम 2 मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि हवा से सतह पर मार करने में सक्षम है। अगर स्पीड की मैं बात करूं तो 6791 किलोमीटर प्रति घंटा की उड़ान भरती है, यानी कि पलक झपकते ही ये हजारों किलोमीटर निकल जाती है। अगर टारगेट से 5 मीटर दूर भी गिरती है तो भी टारगेट पूरी तरह से ध्वस्त हो सकता है। रुद्रम 2 मिसाइल इमेजिंग इंफ्रारेड IIR सीकर है। रुद्रम 2 को सुखोई 30 से दागा जा सकता है, इसका अभ्यास किया जा चुका है। रुद्रम 2 को मिराज 2000 से भी दागा जा सकता है। इसमें INS और सेटनैप गाइडेंस सिस्टम भी लगा हुआ है।
इसमें पैसिव रडार होमिंग सिस्टम भी लगा है। रुद्रम 2 200 किलोग्राम पेलोड ले जाने में सक्षम है। बेहद कारगर ये मिसाइल, और ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि दुश्मन के रडार को जब तक पता चलेगा कि मिसाइल आ रही है, तब तक उसके रडार के आसपास ये पहुंच चुकी होगी। 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई से लॉन्च किया जा सकता है। जमीन और जहाज के लक्ष्यों को बेअसर करने में ये सक्षम है। रेडिएशन सोर्स बंद होने पर भी स्टिक वॉर ये कर सकती है, सही निशाना ये साध सकती है। और आज भारत के जखीरे में रुद्रम 2 की जो ताकत है उसका अभ्यास किया गया, उसे परखा गया, और बेहद खास ये मिसाइल हो जाती है। और सबसे खास बात इसे जो बनाती है वो यही बनाती है कि रडार जब तक इसे पकड़ पाता है तब तक ये रडार तक पहुंच चुकी होती है। और फिर क्या होगा वो तो जब जरूरत पड़ेगी तभी पता चल पाएगा। चलिए, आज डिफेंस स्पेशल में मेरे साथ इतना